दोस्तों, ये जो दीवार आपको सामने नज़र आ रही है, इसको यहूदी वेस्टर्न वॉल कहते हैं और इसे उर्दू में दीवार गिरिया कहते हैं। आज से 2000 साल पहले रोमन्स और ज्यूस के दरमियान में बहुत शदीद लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई का मकसद यरूशलेम पे कब्ज़ा करना था। उस वक्त यहाँ पे हैकल सुलेमानी था। रोमन्स ने हैकल सुलेमानी को तबाह कर दिया था और उसका जो बचा हुआ हिस्सा था उसमें से सबसे अहम यही दीवार वेस्टर्न वॉल थी जो कि बाकी बच गई। तो ये मुकाम यहूदियों के लिए सबसे मुक़द्दस मुकाम है। समझें कि ये इनका काबा है। यहाँ पे यहूदी आते हैं, आके अपने गुनाहों की माफ़िया मांगते हैं, इबादत करते हैं और तौरात पढ़ते हैं। तो ये मेरे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहूदी यहाँ पे अपनी इबादत कर रहे हैं, तौरात पढ़ रहे हैं और रो रो के दीवार के साथ लग के अपने गुनाहों की माफ़िया मांग रहे हैं। दोस्तों, दिन के वक्त मैंने मस्जिद अक्सा और डोमो फ्रॉक देख लिए। मैं हॉस्टल आया, मैंने रेस्ट किया और सोचा कि रात को दोबारा निकलते हैं और रात को जाके वेस्टर्न वॉल विज़िट करते हैं। तो जी रोज़ रोज़ शावरमा खा के बोर हो गए थे, तो आज मैं आया हूँ मैकडोनल्ड्स और यहाँ पे मैंने चिकन बर्गर मील ऑर्डर किया है। जी ये है मेरा डिनर, वही टिपिकल मैकडोनल्ड्स के फ्राइज़ और चिकन बर्गर देखते हैं ज़रा। चंगे साइज़ वाला मैंने चिकन बर्गर ऑर्डर किया, डबल जिसमें चिकन हो, साथ में मैकडोनल्ड के फ्राइज़ और ड्रिंक। शावरमा खा के बोर हो गया था, चलो आज मैकडोनल्ड्स एंजॉय। खाना बड़ा मज़े का था। वो जो डबल पैटी वाला चिकन बर्गर था ना, उसने तो मज़ा करवा दिया। तो जी जब मैं वहाँ पे मस्जिद अक्सा में था तो वहाँ पे बड़ा हैंड हो गया। वहाँ पे मेरे मोबाइल की स्टोरेज जो थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने मोबाइल रीस्टार्ट किया तो उसका टच ना चले। अब अगर मोबाइल चलना बंद हो जाए तो आप ना कैब कॉल कर सकते हैं, ना आप रास्ता देख सकते हैं। जब आप रास्ता नहीं देख सकते तो एक अजनबी मुल्क में आपको जब रास्तों का ही नहीं पता, गलियों का ही नहीं पता, तो आप क्या करोगे? ना मुझे बस का टाइम पता, ना मुझे रास्ता पता। तो फिर मैं बाहर जाके रोड पे खड़ा हो गया। वहाँ पे एक टैक्सी आई, टैक्सी को मैंने हाथ दिया, वो रुका। तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम वैसे भी राइड्स उठाते हो या सिर्फ ऐप के थ्रू उठाते हो? उसने पहली बात मुझसे ये की, उसने मुझसे पूछा डू यू हैव मनी? तो मैंने उसे कहा हाँ जी बिल्कुल है मेरे पास पैसे। तो उसने मुझसे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो तुम? तो मैंने उसको फिर बताया कि अच्छा जी। तो उसने मुझसे पूछा कि भाई पैसे हैं? मैंने हाँ बिल्कुल पैसे हैं मेरे पास और मुझे स्टे इन हॉस्टल में जाना है, तो मेरा फ़ोन नहीं चल रहा इस वजह से। तो उसने कहा कि जी ठीक है मैं आपको ले चलता हूँ, 60 शेकल्स होंगे। तो जी मैं बैठा, उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत की। तो जब उसके साथ बातचीत की तो उसको पता लगा कि जी मुसलमान, तो वो मुझे कहता कि चलें जी मैं आपको 50 शेकल में ले जाऊँगा। 50 शेकल यानी कि 1000 रुपया, सॉरी 50 शेकल तकरीबन 1250। तो जी उसने मुझे कहा कि वो मुझे 50 शेकल्स में ले जाएगा। ठीक है जी, हम बैठ गए और फिर उसको अपना मुस्लिम ब्रदरहुड भी याद आ गया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पहले उसने कोई बात नहीं की, उसने पहली बात आते ही मुझसे ये पूछी डू यू हैव मनी? जब उसको मैंने कह दिया कि हाँ जी मेरे पास है, तो फिर उसके बाद सारी बातें हुई। उसके बाद मैं बैठ भी गया और उसके बाद मुस्लिम भाईचारा भी सामने आ गया और उसके बाद सारी बातें हो गई। अच्छा जी, तो बीच बीच में वो मुझे अपनी बातें बताता रहा कि जी मैं पैलेस्टीनियन हूँ यहाँ पे और जो है कल तुम जुमा पढ़ने आओगे? मैं कहा हाँ मैं जुमा पढ़ने आऊँगा। कहता तुम सुन्नी हो या शिया हो?
मैं कहा मैं सुन्नी हूँ। तो मुझे फिर आगे से पूछता कि भाई शिया तो जुम्मा नहीं पढ़ते। मैं कहा क्यों नहीं पढ़ते शिया जुम्मा? मैं कहा हमारे बैक होम पाकिस्तान में सारे शिया जुम्मा पढ़ते हैं। तो मैंने कहा देखो तुम्हारे मुल्क में और हमारे मुल्क में जो फ़िरके हैं, फ़िरकों के भी बिहेवियर में फ़र्क है। तो फिर वो कहता कि हाँ ये बात तो है तुम्हारी। रास्ते में बातें होती रहीं, थोड़ी बहुत सियासत के बारे में, थोड़ी बहुत शहर के बारे में, और उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे लाके उतार दिया। तो जब उन्होंने लाके मुझे उतार दिया, हॉस्टल में गया हूँ, आराम से जाके मैंने जो है आईफोन में स्टोरेज बनाई है, आईफोन को मैंने ऑन किया है और थोड़ा वहाँ पे रेस्ट करके फिर मैं बाहर निकला हूँ। अभी मैकडोनल्ड से खाना खा के निकला हूँ और जेरूसलम की रात देखते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर हम वेस्टर्न वॉल पे जा सकें। दोस्तों मेरे बैक पे वेस्टर्न वॉल की एंट्रेंस है। तो मैं अपने हॉस्टल से निकला, मैंने कहा रात के वक्त चलते हैं और चल के वहाँ पे देखते हैं कि अगर वो एंट्री दे दें। मेरे ख्याल से तो एंट्री दे देते हैं। और बाकी है कि मैं बस पे आ रहा था और यकीन करें बस सारी काले कोटे वाले कट्टर यहूदियों से भरी हुई थी। तो और खचाखच बस भरी हो, बिल्कुल खचाखच, और ऊपर से ट्रैफिक जैम, अच्छी खासी देर लग गई यहाँ पे आते आते। चलें जी, बहरहाल अब हम आ गए हैं तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जी सिक्योरिटी से निकल के मैं आ गया हूँ आगे, और उसने हल्का सा बस मेरा बैग चेक किया है, हल्का सा अंदर देखा है। मैंने से कहा टूरिस्ट हूँ, तो उसने कहा ठीक है जी जाएं आप। बिल्कुल भी उसने कोई लंबी चौड़ी तलाशी नहीं ली। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि ये जो वेस्टर्न वॉल है ये असल में हैकले सुलेमानी का बचा हुआ हिस्सा है। हैकले सुलेमानी पहली दफ़ा हज़रत दाऊद ने तामीर किया था और ये हज़रत ईसा के आने से 1000 साल पहले की बात है। पहले हैकले सुलेमानी की तामीर के 400 साल बाद बेबीलोनियन शहनशाह ने इस इलाके पर हमला किया था। उसने हैकले सुलेमानी को तबाह कर दिया था और यहूदियों को जिला वतन कर दिया था। उसके चंद सौ साल बाद हैकले सुलेमानी की दूसरी दफ़ा तामीर की गई थी। आज से 2000 साल पहले रोमन्स ने दूसरे हैकले सुलेमानी को भी तबाह कर दिया था। दूसरे हैकले सुलेमानी का जो वाहिद हिस्सा बचा हुआ है वो ये वेस्टर्न वॉल है। मुसलमानों के लिए ये दीवार इसलिए मुक़द्दस है क्योंकि मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बुर्राक शब मिराज के वक्त यहीं आके रुकी थी। मुसलमान इसे दीवार बुर्राक भी कहते हैं। To be a free people.
ये जो सारे मकामात मुक़द्दसा हैं, चाहे वो मुसलमानों के हैं, चाहे वो यहूदियों के हैं और चाहे वो क्रिश्चियंस के हैं, ये सब के सब जेरूसलम ओल्ड सिटी में हैं, पुराना शहर बैतुल मक़दस। तो ये शहर जेरूसलम 1967 से पहले उर्दन के कब्ज़े में था। 1967 में अरब ममालिक की इसराइल के साथ जंग हुई और उस जंग में जहां इसराइल ने बाकी इलाकों पर कब्ज़ा किया, वहां पे उन्होंने जेरूसलम पे भी कब्ज़ा कर लिया। इसराइली फ़ौजी ओल्ड सिटी में घुसे और उसके बाद वो वेस्टर्न वॉल तक पहुँचे और जंग जीतने के बाद वो इसी जगह पे, इसी दीवार पे आके रो रो के अपने गुनाहों की माफ़ियाँ भी मांगते रहे, इबादत भी करते रहे और साथ साथ जीत का जश्न भी मनाते रहे। दोस्तों, ये जो राइट साइड वाला हिस्सा है ये इनकी ख़वातीन के लिए मखसूस है, यहाँ पे वो इबादत करती हैं। लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा मर्दों के लिए मखसूस है। अच्छा दोस्तों, आपने इनके ये मजहबी रहनुमा देखे होंगे जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ होती हैं, जिन्होंने कोट पहने होते हैं और कैप्स ली होती हैं, इनको रब्बी कहते हैं। अच्छा, यहूदी भी ना 3 किस्म के होते हैं। एक होते हैं जो कि मॉडर्न लिबरल किस्म के होते हैं, और दूसरे होते हैं ऑर्थोडॉक्स, और तीसरे होते हैं अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स सबसे ज़्यादा कट्टर हैं, ऑर्थोडॉक्स भी कट्टर हैं। अच्छा, इनके जो रब्बी हैं ना, रब्बी भी यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के हैं और यहाँ पे इनके भी फ़िरके हैं और मुख्तलिफ़ फ़िरकों के मुख्तलिफ़ रब्बीज़ हैं, और वो जो मुख्तलिफ़ रब्बीज़ हैं उनको यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ की तरह ट्रीट किया जाता है और वो उसी तरह से एडवांटेज भी उठाते हैं।
For as long as within our hearts the joy which soul sings, and as long as to the east forward to Zion looks the eye. Our hope will not be lost, the hope of 2,000 years. तो इसराइल की आबादी का बड़ा हिस्सा लिबरल, सेकुलर और मॉडरेट है। आपने यहाँ पे अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स भी देखे, आपने यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स यहूदी भी देखे। इन दोनों की यहाँ पे अक्सरियत है, क्योंकि ये वेस्टर्न वॉल है और ये जेरूसलम है। इनकी आबादी का बड़ा हिस्सा 70-80% लिबरल, सेकुलर, नॉन प्रैक्टिसिंग ज्यूज़ पे मबनी है। यहाँ आपके लिए एक बात दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि ये एक मजहबी रियासत है। ये एक मजहबी रियासत है, लेकिन उसके बावजूद इसकी एक वज़ीर आज़म गोल्डा मेयर, आयरन लेडी ऑफ इसराइल, वो मलहिद थी, एथियस्ट थी। तो ऐसे यहूदी भी हैं जो कि मज़हब को नहीं मानते। वो मज़हब को नहीं मानते, लेकिन वो अपनी नस्ल को ज़रूर मानते हैं और वो अपने यहूदियल नस्ल होने पे फ़ख्र करते हैं। गोल्डा मेयर को आयरन लेडी ऑफ इसराइल कहा जाता है और वो बड़ी सख्त औरत थी, बड़ी सख्त भी थी और बड़ी कैपेबल भी थी। उसके कोट्स बड़े मशहूर हैं। आज से कुछ 40-50 साल पहले म्यूनिख ओलंपिक्स हुए थे। उस ओलंपिक्स में फ़लस्तीनी तंजीम के लोगों ने इसराइली एथलीट्स को जान से मार दिया था। उसका जवाब देने के लिए गोल्डा मेयर ने ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड लॉन्च किया था और उसमें फिर उन्होंने अंधाधुंध बंदे मारे थे जिस पे इनको शक था, और जो बंदा हल्का सा भी मशकूक होता था उसको ये मार देते थे कि वो उन एथलीट्स की हलाकत में मुलव्वस है। गोल्डा मेयर के अक़वाल, कोट्स बड़े मशहूर हैं। उसने एक दफ़ा कहा था कि हम अरबों को इस बात के लिए माफ़ कर देंगे कि उन्होंने हमारे बच्चों को मारा, लेकिन हम उनको इस बात के लिए माफ़ नहीं करेंगे, उन्होंने हमें मजबूर किया कि हम उनके बच्चों को मारें। आज अगर इसराइल में यहूदियों की आबादी की बात की जाए तो उसमें मिक्स एथनिसिटीज़ के लोग हैं। उसमें गोरे यहूदी भी हैं और उसमें अरब नस्ल के भी हैं, यमनी भी हैं, अल्जेरियन भी हैं, मोरक्कन भी हैं और एश्कनाज़ी यूरोपियन भी हैं और यहाँ तक के अफ्रीकन एथोपियन भी हैं। अफ्रीकन यहूदी एथोपिया के मुल्क में थे। आज से कोई 50-60 साल पहले की बात है। तो बहुत से जो यहाँ पे गोरे रब्बी थे, जो अश्कनाज़ी यहूदी रब्बी थे, वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि जो अफ्रीकन काले लोग हैं, स्याफ़ाम लोग हैं, ये यहूदी हैं। लेकिन बहरहाल वो ख़ुद को यहूदी कहते थे। इसराइल की हुकूमत ने इस पर काफ़ी सोच विचार की और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि जो एथोपियन ज्यूज़ हैं उनको हम तस्लीम करते हैं और उनको हम अपने मुल्क में लेके आएंगे। एथोपिया में उन ज्यूज़ के बड़े बुरे हालात थे, मजहबी तौर पे उनको परसिक्यूट किया जाता था। तो उसके बाद मोसाद और इसराइली डिफेंस फोर्सेस इन्होंने मिलकर मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए। उन ऑपरेशंस के नतीजे में कुछ एथोपियन ज्यूज़ को उन्होंने सूडान के रास्ते निकाला, कुछ एथोपियन ज्यूज़ को उन्होंने समंदर के रास्ते निकाला और आहिस्ता आहिस्ता करके वो तकरीबन सारे के सारे अपने लोगों को वहाँ से निकाल के इसराइल में ले आए। और इस बारे में एक इसराइली की राय थी कि हमने होलोकॉस्ट के दौरान हिटलर के बहुत मज़ालिम से, उन मज़ालिम को सहने के बाद हमने एक सबक सीखा और वो सबक हमने ये सीखा कि आइंदा हम कभी भी अपनी कौम को मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारा फ़र्ज़ था कि हम एथोपियन ज्यूज़ को निकालें और निकाल के उनके वतन इसराइल लेके आएँ। तो जो एथोपियन ज्यूज़ थे उनको निकाल के ये ले तो आए थे यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद एथोपियन ज्यूज़ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हुए। सबसे बड़ा मसला उनके लिए ज़बान का था
और उसके बाद किसी हद तक नस्ल परस्ती का भी मसला था, क्योंकि जो गोरे या दूसरी अक़वाम थे वो उनको निस्बतन कोई इतनी अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। लेकिन बहरहाल अब उनकी दूसरी नस्ल तीसरी नस्ल आ गई है और अब इसराइल की एक अहम वज़ीर, गालिबन वज़ीर दाखिला, मिनिस्टर एथोपियन ज्यू ओरिजिन की हैं। तो मैं आपको मुख्तलिफ़ ममालिक के यहूदियों के बारे में बता रहा था। तो यूरोपियन अशकनाज़ी ज्यूज़, उसके अलावा इस इलाके इसराइल पैलेस्टाइन के लोकल अरब ज्यूज़ और उसके अलावा हिब्रू स्पीकिंग ज्यूज़ जो यहाँ के इलाके के हैं, मोरक्को, अल्जेरिया और यकीनन सऊदी अरब के भी होंगे, लेकिन वो ख़ुद को सऊदी अरब के यहूदी नहीं कहते, वो ख़ुद को अरब ज्यूज़ ही कहते हैं। क्योंकि हमने तारीख़ में पढ़ा है कि मदीना मुनव्वरा में काफ़ी यहूदी हुआ करते थे, तो इसका मतलब है कि अरब के बाकी इलाकों में भी ये होंगे। उसके अलावा यमन के हैं, ईरान में काफ़ी ज्यूज़ थे, ईरान के ज्यूज़ ज़्यादातर माइग्रेट कर गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी वहाँ पे बाकी हैं। और पाकिस्तान के इलाके में भी थे, बिल्कुल गुने चुने, ज़्यादातर तो माइग्रेट कर गए थे। और रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि एक ज्यू ने रिसेंटली पाकिस्तान से माइग्रेट किया है इसराइल को। और इंडिया में भी कुछ इनकी तादाद थी। ये जहाँ पे भी होते हैं ना, होते ये थोड़े नंबर्स में हैं, क्योंकि इनकी आबादी ज़्यादा नहीं है। तो इंडिया में इंडियन यहूदी भी हुआ करते थे और ज़्यादातर तो इसराइल माइग्रेट कर गए हैं, शायद अभी भी कुछ हों। और 1971 की पाक भारत जंग में एक अहम किरदार जनरल जैकब का था। जनरल जैकब जो कि इंडियन आर्मी का एक बड़ा जनरल था, और 1971 में जनरल न्याजी से जब जनरल अरोड़ा ने सरेंडर के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाए थे, तो उस तस्वीर में जनरल जैकब भी मौजूद है। जनरल जैकब यहूदी थे। यहाँ पे इस वक्त कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि यहूदी ना हो, सब के सब यहूदी हैं। और उनके दरमियान में मैं इंतहाई अजीब सा लग रहा हूँ। और ऊपर से कपड़े मैंने वैसे पहने हुए हैं, मैंने बिल्कुल इजी सी टी शर्ट और पजामा वगैरह पहना हुआ है, इजी कपड़े। लेकिन यहाँ पे जो सारे यहूदी हैं वो आपने देखा है कि सब के सब सूटेड बूटेड होके आए हैं। मैं जिस बस में था उस बस में इंतहाई रश था, और उस बस में भी शायद मैं वाहिद गैर यहूदी बंदा हूँगा, क्योंकि सब के सब यही वाले जो आप हुलिये देख रहे हैं, इंतहाई स्मार्ट ड्रेसिंग, और ऊपर से गर्मी में काले कोट। खैर गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल कोट पैंट, स्मार्ट ड्रेसिंग और मोडेस्ट ड्रेसिंग वाली इनकी ख़वातीन, वो सब के सब बस में थीं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे थे वेस्टर्न वॉल की तरफ, तो उसमें सिर्फ वाहिद बंदा मैं ही था जो कि माहौल में बिल्कुल मिसफिट था। बाकी सारे के सारे यहूदी, और वो जो थे उन्होंने इंतहाई स्मार्ट ड्रेसिंग की हुई थी। कुछ तो शायद उनका यूनिफॉर्म हो, लेकिन बाकियों ने भी अच्छी ड्रेसिंग की हुई थी, अच्छे कपड़े पहने हुए थे। तो बहरहाल जी वो मुझे देखते रहे हैं, मैंने सारी तस्वीरें वगैरह बनाई हैं, मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं, वो इर्द गिर्द मुझे देखते रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं है। ये भी इनकी मेहरबानी है कि ये बाहर का बंदा जो यहूदी ना हो उसको अपने एरिया में आने देते हैं। तो बहरहाल जी मैंने काफ़ी तस्वीरें वगैरह बना लीं, काफ़ी वीडियोज़ वगैरह बना लीं, काफ़ी आगे तक भी मैं चला गया था, लेकिन फिर मैंने खुद सोचा कि भाई मज़ीद आगे नहीं जाना चाहिए। वैसे तो टूरिस्ट अगर चाहें तो वो दीवार को जाके टच भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज मुझे लगता है इनकी ख़ास रात है, आज इनका एक तरह से वीकेंड है, क्योंकि कल जुम्मा है। जुम्मे के दिन ये लोग शबात का आगाज़ करते हैं, एक रेस्ट का दिन होता है, उस दिन ये कोई काम वगैरह नहीं करते। शबात इनका शुरू होता है जुम्मे के दिन दोपहर से, और वो चलता है हफ्ते की रात तक। हफ्ते की रात को जब सूरज गुरूब हो जाता है तो उस वक्त ये अपने रोज़मर्रा के काम शुरू कर देते हैं। जुम्मे और हफ्ते के दौरान जब ये शबात होता है उस वक्त ये लोग कोई काम नहीं करते, उस वक्त ये लोग सिर्फ रेस्ट करते हैं और अपनी इबादत वगैरह करते हैं। बाकी मैंने एक चीज़ देखी है कि ये जो यहूदी लोग हैं ना, ये कोई एटिकेट्स इखलाक वगैरह बस इनके गुजारे लायक ही हैं, बस पूरे हैं, कोई इतने ख़ास नहीं हैं।
देसी लोग इंडियन पाकिस्तानियों से ये बेहतर हैं, लेकिन वो बात नहीं है यूके वाली। जो यूके के लोगों का इखलाक है ना, वो इनमें नहीं है। बस रुकती है और भाई तुसी पहले वाले नूं तुरंत वो पहले चढ़न की कोशिश करते हैं जोड़े बाहरों आ रहे होन। और उसके अलावा बस के दरवाजे के ऊपर इतना रश लगा हुआ है, आगे जगह खाली है, उत्थे नहीं होना, एक कदम नहीं चलना, उत्थे तो उत्थे खलोते रहना टीठ बन के। दोस्तों, इसराइल यहूदियों का कदीम तरीन वतन है। हज़ारों साल पहले से यहूदी इस इलाके में रहा करते थे। माजी से निकलते हैं और हाल की तरफ आते हैं। ज़ायनिस्ट तहरीक ये थी कि यहूदियों के लिए उनका एक अलग आज़ाद वतन हो। हर यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं होता, लेकिन हर ज़ायनिस्ट यहूदी ज़रूर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ ऑर्थोडॉक्स, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी ऐसे भी हैं जो कि ये कहते हैं कि इस मुल्क को, इसराइल को नहीं बनना चाहिए था। जब खुदा की मर्ज़ी होगी, जैसे खुदा की मर्ज़ी होगी, हमें वैसे चलना चाहिए, हमें एक अलग मुल्क इसराइल नहीं बनाना चाहिए। ये उनका व्यू था, लेकिन वो माइनॉरिटी में है। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न वॉल के पीछे कुछ मस्जिद के गुंबद भी नज़र आ रहे हैं। और ये वेस्टर्न वॉल है, और ये देखें, ये जो गुंबद हैं, ये मस्जिद अक्सा के गुंबद हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना नज़दीक है। और तारीख़ में ये हैकल सुलेमानी होगा नीचे पूरा का पूरा, जिसके ऊपर बाद में ये सब तामीरात हुई। माजी से निकलते हैं और हाल की तरफ आते हैं। पहले इस इलाके पे उस्मानी तुर्कों की हुकूमत हुआ करती थी। उसके बाद उनसे अंग्रेज़ों ने ये इलाका छीन लिया, और अंग्रेज़ों के ऊपर यहूदियों की तरफ से भी प्रेशर था कि हमें हमारा मुल्क बना के दो, और दूसरी तरफ जो लोकल फ़लस्तीनी थे, जो मुस्लिम्स थे, वो ये कहते थे कि ये हमारा वतन होना चाहिए। 1948 में ब्रिटिश ने इस इलाके के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा यहूदियों को दिया और एक हिस्सा फ़लस्तीनी मुसलमानों को दिया। लेकिन 1948 में इसराइल के क़याम के साथ ही यहाँ पे जंग छिड़ गई। अरब ममालिक इस नए मुल्क को बर्दाश्त करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि ये एक नाजायज़ रियासत है। यहूदियों का ये दावा है कि हम यहाँ पे सदियों साल पहले रहते थे, ये हमारा वतन है, ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ पे वापस आए हैं और हमने यहीं पे रहना है। जबकि फ़लस्तीनी ये कहते थे कि भाई तुम कैसे एकदम आके हमें हमारे घरों से निकाल सकते हो, हमारे घरों से बेदखल कर सकते हो और हमारे इलाके पे कब्ज़ा कर सकते हो। 1948 में अरब ममालिक की इसराइल के साथ जंग हुई, और इस जंग के नतीजे में इसराइल ना सिर्फ जंग जीता, बल्कि इसराइल ने मज़ीद इलाकों पे कब्ज़ा भी कर लिया। जी, यहाँ से देख सकते हैं ये वेस्टर्न वॉल है, और ऊपर डोम ऑफ रॉक नज़र आ रहा है, और ये साथ ही मस्जिद अक्सा का गुंबद नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये था मेरा वेस्टर्न वॉल का एक्सपीरियंस, और मुझे आज बहुत मज़ा आया है। मैंने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और बहुत ही मज़े का एनवायरनमेंट था अंदर। तो कल मेरी कोशिश होगी कि मैं टनल्स, इस हैकल के नीचे की जो टनल्स हैं उसमें जाऊं। कोशिश तो मेरी आज ही थी, लेकिन आज वो बंद है, और टनल्स में जाने के लिए मुझे गाइड की ज़रूरत होगी, मुझे टूर बुक करना होगा। तो चलते हैं हॉस्टल, जाके देखते हैं, कल का दिन प्लान करते हैं। वेस्टर्न वॉल विज़िट करने के बाद मैं बाहर आ गया, और यहाँ पे मैं बस के इंतज़ार में खड़ा था, और अभी मेरी बस नहीं आई थी। और फिर बस आ गई, और मैंने कॉर्नर वाली सीट पकड़ ली। आराम से बैठा हूँ, अब जा रहे हैं हॉस्टल। We'll
जी, तो मैंने दूसरी दफ़ा डिनर कर लिया है। मैं मैकडोनल्ड ही आया था और वही कुछ मैंने ऑर्डर किया जो पहली दफ़ा किया था। बस मैकडोनल्ड से भी दिल भर गया है। तो जी, ये था आज के दिन का हमारा वीलॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कल एक नए वीलॉग के साथ आऊँगा।